हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, आज हम दोस्तों इस वीडियो को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। आपको पता भी होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपका सिलेबस है उसमें टोटल ये 7 चैप्टर आ रहे हैं। मैंने अपने यूट्यूब पे आपको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। चौथा, पांचवा, छठा नहीं पढ़ाया। आज मैं 7वां पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे। उसके पीडीएफ नहीं बने थे, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ बना रखा था, तो हमने आपको ये पढ़ाया। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे एक एक करके। जितने भी मिड टर्म में पेपर आ रहे हैं सारे वीडियो आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। आपका बस स्नेह और प्यार चाहिए, और आप अपना ऐसे ही स्नेह और प्यार देते रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। हम भी बड़ी मेहनत से कंटेंट को तैयार करते हैं और आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि आपको सरल से सरल भाषा में हम अच्छी तरह से समझा पाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और वो करेंगे कैसे कि वायुमंडल का संगठन और संरचना। संरचना का मतलब है कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यानी सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये हमारे पूरे वायुमंडल की जो है संरचना है, जो अलग अलग पार्ट में बना हुआ है। और इसमें पाया क्या किया जाता है ये वायुमंडल में? तो वायुमंडल में मुख्य रूप से दोस्तों हम 3 की चर्चा करेंगे। इस वायुमंडल में कुछ गैस पाई जाती हैं, ठीक है, और गैस भी कई तरह के गैस होते हैं। इस के अलावा इसमें कुछ धूल कण होते हैं, धूल कण होते हैं, और साथ ही साथ जल वाष्प होता है, जल वाष्प होता है। तो जल वाष्प, धूलकण और गैसों से मिलकर के वायुमंडल का संगठन होता है। संगठन मतलब कंपोजिशन, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस वायुमंडल में कौन सी चीज कितनी मात्रा में है ताकि ये तैयार हुआ है। तो कौन सा चीज कितनी मात्रा में है, वही है कुछ गैस है, कुछ धूलकण है और कुछ जल वाष्प है। और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के हमारा वायुमंडल में संगठन होता है, चीजें बनती है, और फिर उसकी संरचना हमें ये देखने को मिल जाती है। आज हम इसी चैप्टर से पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों हमने पूरी मेहनत से कंटेंट तैयार किया है, और ये आपके एग्जाम के एनसीईआरटी के बेस पर है, तो पूरी लाभदायक होगा। हमने दोनों ही माध्यम से इसमें समझने की कोशिश की है, एक चित्र के माध्यम से भी, और साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड मटेरियल भी मैंने देने का प्रयास किया है। कोशिश किया है कि आपके पास बेहतर चीजें जाएं, बस आपका प्यार बना रहे। देखिए दोस्तों, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ये कुछ संरचना है। जैसे संगठन हमने कहा कि वायुमंडल का संगठन क्या है, क्या हम संगठन को क्या कहेंगे? तो संगठन का मतलब ये है कि वायुमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती है, किस किस चीजों से कंपोजिशन है। तो जैसे देखिए, इसमें गैस के बारे में बताया गया कि गैस कितनी मात्रा में क्या क्या है। जैसे नाइट्रोजन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अन्य गैसें भी कुछ पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, जल वाष्प है, और साथ ही साथ धूल कण भी है, धूल कण भी है। तो तीनों चीजें इसमें पाई जाती है। इसके अलावा आपको मैंने कहा कि संरचना क्या होता है, तो वायुमंडल की ये संरचना है, जिसमें सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिमंडल यानी बाह्य मंडल जिसे हम कहते हैं। और किसमें क्या होता है, 800 से ऊपर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, अगर आप इसे देखेंगे थोड़ा वीडियो को रुक करके तो समझ में आएगा। और किसमें क्या हो रही है, जैसे कि मौसम संबंधी घटनाएं हैं, क्षोभ मंडल में हो रही है, और समताप मंडल में प्लेन उड़ना, मध्य मंडल में उल्का पिंड वगैरह, समताप मंडल में तापमान बहुत अधिक होता है, आयन मंडल इसी परत में होता है, ध्रुवीय ज्योतिष वगैरह। और सैटेलाइट की बात होती है बाह्य मंडल में।
क्या कितना 0 से लेके 12 किलोमीटर, और फिर 50, फिर 80, 800 से ऊपर, ऐसी कुछ देखने को मिल जाते हैं। फिर से संतुलन बनाने के लिए क्या क्या ताप का संतुलन बनाए रखता है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी को रोकने का काम करता है वायुमंडल। तो वायुमंडल की क्या क्या जीवनदायी विशेषताएं हैं, ये तो मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से दोस्तों समझाने की कोशिश की। फिर इसमें हम एक भूमिका के तौर पे देखेंगे कि हम इसको क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे समझने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए, भू वायुमंडल का संगठन और संरचना। संगठन समझ में आ गया, कंपोजिशन। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जिसमें हम वायुमंडल, एरोसोल्स, वायुमंडल मतलब हम वायुमंडल पढ़ेंगे और कुछ एरोसोल्स पढ़ेंगे जो मानव द्वारा निर्मित हानिकारक गैस होते हैं। ठीक है, उसको एरोसोल्स कहते हैं। वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे, लेयर क्या क्या है, गैस, फिर जलवाष्प, धूलकण, स्थल रूप आदि के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वायुमंडल को समझते हैं कि वायुमंडल है क्या और वायुमंडल में होता क्या है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण होता है, उसी आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह वायु का आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर कंबल के रूप में चिपका हुआ है। यानी पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स होती है, इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से दोस्तों ये वायुमंडल टिका हुआ है, सबको अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ है, जिसमें गैस को भी खींच के रखा है, जलवाष्प को भी, धूलकण को भी। अगर यही ग्रेविटी फोर्स अगर धरती के अंदर ना रहे ना, तो ये सब बिखर जाएंगे, और जब बिखर जाएंगे तो वायुमंडल बनेगा ही नहीं। और वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन के जीने के लिए वायुमंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गैसों की हमें जरूरत पड़ती है। हमें धूलकण नहीं होंगे, जलवाष्प नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो धरती पर फिर जल की संभावना भी नहीं पूरा होगी। गैस नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन के रूप में हम नहीं ले सकते हैं सांसें। पौधे कई सारे भोजन नहीं बना पाएंगे, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो सब कुछ का होना धरती पर बहुत जरूरी है, और इन सारी चीजों का पूर्ण कौन करता है? वायुमंडल करता है। वायु में फैली गैसें करती हैं, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे से अपनी ओर खींचती है, और इसीलिए हम वायुमंडल को जीवनदायी कहते भी है। चिपका हुआ है तथा पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। पृथ्वी पर जीवन का अंश ऐसी वायुमंडल की वजह से ही संभव है। यानी जीवन अगर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों है? तो वायुमंडल की वजह से है। जीवित रहने हेतु वायु सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 72 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यानी 99% जो भाग है वो 32 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारे हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है। इस एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह ये काम करने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको देखा कि वायुमंडल की संगठन और संरचना में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो दो चीजों का हमने अध्ययन किया। ये संगठन के तौर पर हम गैस, जलवाष्प और धूलकण, और संरचना के तौर पर ये लेयर को हम आगे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आता है वायुमंडल में वायु भी है और एरोसोल्स भी है। क्या होते हैं ये एरोसोल्स? तो देखिए एरोसोल्स क्या है, कहता है वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस और द्रव कण जिनका आकार सामान्यतः इतना माइक्रोकोन तक होता है, एरोसोल्स कहलाते हैं। यानी ये भी एक तरह से सूक्ष्म पदार्थ ही होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राकृतिक एरोसोल्स होते हैं और एक मानव जनित होते हैं। प्रकृति जैसे कि धूलकण हो गया, समुद्री लवण हो गया, ज्वालामुखी का राख हो गया, पराग कण हो गया जो फूलों से निकलता है, मधुमक्खी के लिए फायदा, और वानी की धुआं हो गया, जैसे ये सब दिखा रहा है सब ये। और एक मानव में वाहनों का धुआं, औद्योगिक धुआं, निर्माण कार्य का धूलकण, कोयला और एरोसोल्स स्पेस धुंध हो जाना, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपके सब ये एरोसोल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं। इसके अलावा इसमें संगठन के तौर पर क्या है जी वायु में? तो ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें भी पाई जाती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसा कंडीशन होगा वैसा वहां का जलवाष्प होगा, गर्मी होगी तो कम होगी और ठंड पड़ेगी तो ज्यादा जलवाष्प होगा। ये हमारे आयु है
वायु हमारे चारों ओर उपस्थित गैसीय मिश्रण है, जबकि एरोसोल्स वायु में ही निलंबित सूक्ष्म ठोस या द्रव कण होते हैं। मतलब वायु के अंदर ये घूमने वाले होते हैं, जिसको हम लोग एरोसोल्स कहते हैं, और वायु तुम्हारा है ये है। अब कह रहा है कि वायु क्या है दोस्तों, तो कह रहा है कि विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु क्या है जी? तो गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। वायु में अनेक महत्वपूर्ण गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टोन, जिनान आदि पाए जाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि वायु में क्या क्या गैसें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा, ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो। क्या है, क्या क्या है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सारे गैसों का ही मिश्रण। और ये वायु कोई रंगहीन नहीं, मतलब रंग कलरफुल नहीं होता, ये स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई विशेष कलर वायु का नहीं होता है। ठीक है, तो वायु आपको समझ में आ गया क्या होता है, एयर। और फिर एरोसोल्स क्या होते हैं? तो वायुमंडल में जो जलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनान, क्रिप्टॉन, नियोन, आर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर एरोसोल्स आते हैं। मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उन्हीं कण को हम क्या बोलते हैं? एरोसोल्स कहते हैं, जो वायुमंडल में ही घूमते हैं। जैसे आप देखिए, ये वायुमंडल की संरचना है, इसमें छोटे छोटे ये जो कण है ना, यही छोटे छोटे कण जो है, धुआं है, ये सब चीजें हैं, यही क्या है? यही आपके एरोसोल्स हैं। एरोसोल्स हैं, ये छोटे छोटे हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा वायु और एरोसोल्स क्या है। दोनों अलग अलग पार्ट हैं। वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, और एरोसोल्स उन्हीं गैसों में घुला हुआ, मिला हुआ कण होता है, जो इसको कहते हैं। आपको इस चित्र में भी समझ में आएगा चीजें क्या क्या होती हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे बता सकते हो कि आपको एरोसोल्स क्या है, टाइप्स कितने होते हैं, वायु के संगठन में सूक्ष्म वायु का भी होना, और क्या क्या इसमें गैसें पाई जाती है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों, और एयर और एरोसोल्स के बारे में बताया। इसके बाद दोस्तों अब आता है आपका अगला जो हेडिंग है हमारा, वो है वायुमंडल की परतें, कि कौन कौन सी परत वायुमंडल की होती है जो हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो देखिए, परत मतलब लेयर, ठीक है, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स होते हैं, ठीक है, परतें। तो तापमान और वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को हम 5 परतों में बांटते हैं। ये तो क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, और इस बार आने की संभावना पूरी तरह से मिड टर्म में है। ठीक, तो 5 परतें होती हैं। सबसे पहले वाले को क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल में बटा गया है। सभी मंडलों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सबका अपना अपना रोल है, सबके अपने अपने काम हैं। तो अब देखिए, यहां पर भी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को जीवन प्रदान करने वाली सुरक्षा कवच कहलाता है वायुमंडल। और ये वायुमंडल कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला क्षोभ मंडल यहाँ पे हमने दिखाया, फिर समताप मंडल आपको आया, फिर मध्य मंडल आया, फिर ताप मंडल आया, और फिर बाह्य मंडल आया। और ये मंडल जो होते हैं, ये आपको सुरक्षित अलग अलग काम, जैसे कि हम क्षोभ मंडल है, गैस संबंधी कार्य, प्लेन उड़ाना, सैटेलाइट, उल्का पिंड वगैरह है, ये गर्म और सैटेलाइट जो है यहाँ पर उपस्थित होता है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? मौसम यही बनता है, जलवाष्प की अधिकता रहती है, जीवन के लिए आवश्यक है, विशेषता हो गई। समताप मंडल क्या है जी? तो 12 से 50 किलोमीटर में ओजोन परत पाई जाती है, इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें की सुरक्षा करता है, हवाई जहाज वगैरह यहीं पर उड़ाया जाता है। मध्य मंडल जो 85 किलोमीटर तक है, उल्का पिंड यहीं जलते हैं, तापमान यहाँ बहुत कम रहता है, और ऊंचाई के साथ ही तापमान घट जाता है। फिर 85 से 690 किलोमीटर तक आयन मंडल मौजूद होता है, ध्रुवीय ज्योतिष दिखाई देते हैं, यहाँ पर तापमान अत्यधिक रहता है। और फिर मान ले 10,000 किलोमीटर तक आगे इससे जाने के बाद वायु अत्यंत विरल हो जाता है, जहाँ पे अंतरिक्ष विलीन हो जाते हैं, उपग्रह वगैरह स्थापित होता है। तो सबके अपने अपने काम हो गए। इसमें भी आपके कुछ कुछ चीज हमने दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चित्र में दिखाई देगा। आगे भी हम डिटेल से इसको समझेंगे। विशेषताएं आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, अदरवाइज हम आगे तो विशेषता आपको बताएंगे ही बताएंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको ये समझ में चीजें आ जाएगी।
अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या करना है। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हमने देखा कि इसमें अस्थायी रूप से जो गैस होती है परमानेंटली गैस है, 20% क्या है जी, ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाई, ये अन्य गैसें हैं, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आर्गन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 4%, ऑक्सीजन ये है, और नाइट्रोजन इतना मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग सारी चीजें इसमें उपलब्ध होती हैं। तो अब देखिए आते हैं, करते हैं। वायुमंडल मुख्यतः कुछ गैस, जलवाष्प और धूलकणों से ही बना होता है। किससे बनता है? गैस, जलवाष्प और धूलकण। बड़ा इजी टॉपिक है और बड़ा इजीली इसमें बन जाता है। कैसे बनेगा जी? तो गैस से, जलवाष्प से, धूलकण से। गैस समझ ही रहे हैं, जलवाष्प जो जल की मात्रा होता है, वाटर वेपर कहते हैं इसको, और धूलकण हमारा जानते हैं जो धूल का कण होता है छोटा छोटा। अब चलिए गैस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल की गैसों का अत्यधिक भाग नाइट्रोजन होता है। मतलब वायुमंडल में जो गैसें अलग अलग पाई जाती हैं उसमें सबसे अधिक गैस किसकी है? नाइट्रोजन की मात्रा है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा है से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ओजोन है आदि है। सभी गैसों का अपना महत्व है। ये गैसें जिस निश्चित अनुपात में वह बना रहना चाहिए, क्योंकि अपना अपना रोल है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, मैंने कहा कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, उनको छोटे मिट्टी के लिए जरूरी है नाइट्रोजन। हमारे मनुष्य जैसे व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए हमको। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा दोस्तों, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? उनके लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर के जो ये गैसें होती हैं ये वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। वायुमंडल में किसी न किसी रूप में इनको सबको जरूरत पड़ती है और ये सब अपने इस्तेमाल करते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर ही निर्भर करती है। जलवायु सूर्य ताप आवर के कुछ भाग को सोख लेती है, यानी जो क्लाइमेट होता है ना, उस सूर्य से आने वाले तापमान को सोख लेता है। जो तापमान होता है उससे क्या कहता है? जलवाष्प सूख जाते हैं। और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप भी ग्रहण कर लेती है कुछ। तो कुछ वाटर को सोखना, कुछ को उत्सर्जित करने वाले को सोखना। तो ये क्या करता है? ज्यादा को कम कर देता है, कम को ज्यादा कर देता है, तो दोनों को बैलेंस कर देता है। और बैलेंस कर देता है इस तरफ पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाता है। कौन? जलवाष्प। तो जलवाष्प का मुख्य काम क्या हो गया? पृथ्वी को सुरक्षित रखना, अर्थात अधिक गर्म से ठंड की तरफ और ठंड से गर्म की तरफ बचा करके ये रखता है। इसके अलावा कुछ धूलकण होते हैं दोस्तों। अब इसमें जो धूलकण होते हैं, ये धूलकण किस लिए होते हैं? तो धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्र का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में भी काम करते हैं। यानी जो ये धूलकण होते हैं ना, ये धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और जलवाष्प से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद ये बादल का रूप ले लेते हैं, और जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ऊपर से नीचे ये गिर जाते हैं, और गिर करके क्या होते हैं? बादल बन करके बारिश कराते हैं। ऐसे ही स्थिति में ये बनने का काम करता है। इसे ही हम जलवाष्प के नाम से जानते हैं कि जलवाष्प और धूलकण दोनों का ना बहुत ज्यादा ही रोल है। यानी अगर वायुमंडल को बेहतर करना, बेहतर का वायुमंडल है तो गैस, जलवाष्प और धूलकण दो तीनों के बिना क्या है? अधूरा है। ये तीनों जब होगा तभी जाकर के हमारी धरती जो होगी वो बेहतर रूप से जीवित रहेगी और हम यहाँ पे अच्छे से जीवित रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए अब आता है कि धूलकण का भी कोई महत्व है क्या? हमारे यहाँ वायुमंडल में निश्चित तौर पे है। वायुमंडल में धूल के कणों का महत्व है। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग माध्यम से, कभी चिमनी से, कहीं धुआं से, कहीं कुछ से, कहीं कुछ से प्राप्त होते रहते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिल, राख, उल्कापात के कण सम्मिलित हैं। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर ये धूल कण ना रहे तो बादल ही नहीं बनेगा, और जब बादल ही नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा? बादल जब नहीं बनेगा तो फिर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फिर हमारी धरती पे पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से धूलकण का होना जरूरी माना जाता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूलकण सूर्य ताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का भी कार्य करता है। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय
आकाश में लाल नारंगी रंग की घटाओं छटाओं का निर्माण करता है। कौन? धूलकण ही करता है। तो इतना रोल है। आप यहाँ पे धूलकण को देख सकते हैं कि ये है हमारे सारे विभिन्न प्रकार के धूलकण। धूल के कण क्या होते हैं? तो धूल के कण ठोस सूक्ष्म कण होते हैं जो प्राकृतिक स्रोत मिट्टी, जलवायु, ज्वालामुखी, पवन, अपरदन आदि यानी मानव निर्मित द्वारा वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य से ये निकलते हैं। और छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु में फैले होते हैं। इनका योगदान बादल निर्माण में भी सहायक होता है, सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं और पोषक तत्वों का भी परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं। साथ ही साथ वायुमंडल स्थिर में सहायता भी करते हैं, वर्षा के लिए आवश्यक भी होते हैं, तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं और मानव जीवन के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपने देखा कि धूल कण का कितना महत्व है। आप इधर से भी समझ सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी, और आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको समझ में आना भी चाहिए। आगे दोस्तों क्या कह रहा है ये कि वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन वायुमंडल के कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण के कण भी उपस्थित रहते हैं, यानी जलवाष्प भी रहता है गैस के अलावा और धूल कण भी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वितरण निम्न प्रकार है। ये कुछ गैसों का वितरण है जो आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, गैस अस्थायी तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपका आर्गन है और ये कुछ आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वितरण है कहाँ कहाँ वायुमंडल में कैसे फैले हुए। नाइट्रोजन ये गैस की प्रतिशत मात्रा में सबसे अधिक है। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। तो भोजन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ये जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जीवनदायी गैस होते हैं मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। तो कई काम है जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम इसके महत्व को भी देख रहे हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन का महत्व हमने देखा पेड़ पौधों के प्रोटीन के तौर पे। हमने ऑक्सीजन का मनुष्य के लिए देखा, सांस लेने के लिए, इसके लिए जलाने के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन। इसके अलावा दोस्तों इसका और भी रोल है, अन्य गैसें भी हैं। और कौन कौन है जी? तो जैसे यहाँ पे जलवाष्प हो गया, परिवर्तनशील गैसें होती हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा, स्थान और समय के अनुसार इसकी बादल, वर्षा, आर्द्रता का प्रमुख स्रोत बन जाता है, बदलते रहता है। ये ओजोन गैस है, मीथेन है, नाइट्रस है, ये सब मात्रा पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परतें में ही मिलती है। वायुमंडल में केवल 0.03% होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। यहीं से क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? भोजन के बनाने में पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, उसमें CO2 का मात्रा होना चाहिए। अब आता है ओजोन गैस। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो धरती पे नहीं आ पाती हैं और आदमी को बहुत सारी बीमारियों से मुक्त कर देता है। तो अपना ओजोन गैस का भी महत्व है। एरोसोल्स वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन तथा बड़े कण मिलकर के एरोसोल्स बनाते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों हमने इधर चित्र के माध्यम से, उधर आपके थ्योरी के माध्यम से हमने आपको दोनों ही परिस्थितियों में बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको दोनों कंडीशन समझ में आए होंगे। अब आता है वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल की जो संरचना है, 5 जो लेयर है इसका वर्णन। वायु तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल 2 विस्तृत परतों, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर में विभक्त है, किंतु तापमान एवं गैसों के संगठन के आधार पर वायुमंडल निम्नलिखित परतों में बटा हुआ है। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कई सारी परतें हैं जिस परत के रूप में हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहले क्षोभमंडल है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभमंडल कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अलग अलग होती है, कहीं पे 18 किलोमीटर है तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। शीत ऋतु तथा मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है। यह परत मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती है? इसी परत में होती है।
दूसरा परत होता है समताप मंडल, जो ऊपर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे दूसरे नंबर पे आ गया समताप मंडल। यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आप, निश्चित तौर पे समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित होता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को अवशोषित करता है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही तरीके से, इधर चित्र के माध्यम से, आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, उधर थ्योरी जो अपना लिखना चाहेंगे एग्जाम हॉल के लिए, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप बहुत अच्छे से इसको उतार सकते हैं और अपना एक बेहतर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 2 मंडल हमने पढ़ा। तीसरा हमारा आता है वो है मध्य मंडल। इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ ही तापमान धीरे धीरे घटने लगता है। आयन मंडल, इस परत का विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। यहाँ उपस्थित गैस के कण बिंदु अपेक्षित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है। और इसके बाद सबसे बाहर में होते हैं, जिसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल हो जाती है, जो धीरे धीरे वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और स्पेस की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग स्पेस में चले जाते हैं। ये सुरक्षा कवच है भारत के लिए और वायुमंडल के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मैंने दिखाया क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, बाह्य, ये आपने देख सकते हैं। आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों इसके बाद वायुमंडल के संगठन में कि क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा गया है कि क्षोभ मंडल को सबसे इंपॉर्टेंट मंडल क्यों माना जाता है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर चलने वाली संवहनीय धाराएं जो ऊष्मा को प्राप्त ऊंचाई तक जाती है। इनके अलावा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादल बनना, वर्षा, संघनन आदि घटित होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। इसी परत में धूलकण और जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए इन सारे की वजह से क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। ठीक है, इसको आता है कि क्षोभ मंडल को जीवनदायी परत क्यों कहा जाता है जी। क्यों जीवनदायी है, महत्वपूर्ण तो ये है। क्षोभ मंडल को जीवनदायी परत इसीलिए माना जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं इसी परत में होती है। इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली चमकना, बादलों का बनना आदि सभी मौसम संबंधी समस्त घटनाएं इसी परत में होती है। इसीलिए इसे हम एक महत्वपूर्ण मानते हैं, जीवनदायी मानते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको छोटे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और दोनों ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आता है मौसम और जलवायु में अंतर। तो मौसम क्या होता है कि पल पल बदलते रहता है। सुबह का मौसम कुछ अलग, शाम का अलग और अन्य समय का अलग। जबकि क्लाइमेट एक फिक्स रीजन में आता है, फिक्स समय के लिए होता है। जैसे अभी अगर वर्षा ऋतु चल रहा है तो 3 महीना वर्षा ऋतु ही होगा, लेकिन उस वर्षा ऋतु में कितने तरह के मौसम कब कब बदल जाएंगे ये कोई फिक्स नहीं रहते हैं। तो मौसम एक परिवर्तनशील चीज होती है, जबकि ऋतु या जलवायु एक फिक्स समय के बाद ही बदलाव होता है, लंबे समय में। कह रहा है कि तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दशा, गति आदि तत्वों का औसत मौसम कहलाता है। यह एक छोटे भूभाग पर छोटी अवधि अथवा दैनिक वायुमंडलीय दशाओं को अभिव्यक्त करता है। डेली की परिस्थिति हो जाता है, छोटे स्तर पे फैला होता है। जबकि मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि तक होता है। बड़े भूभाग पर कई वर्षों के अध्ययनों पर आधारित वायुमंडलीय दशाओं की सामान्य अभिव्यक्ति होती है। अब कह रहा है कि मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो मौसम और जलवायु में तापमान का होना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा दाब होनी चाहिए, पवन की प्रेशर होना चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, वर्षण भी होनी चाहिए, वर्षा की मात्रा भी होनी चाहिए, मौसम भी होनी चाहिए, जलवायु के प्रमुख घटक भी नियंत्रक होने चाहिए, उच्च तथा निम्न वायु दाब भी होने चाहिए, महासागरीय जल धाराएं, स्थल जल का वितरण होनी चाहिए, पर्वतीय बाधाएं होनी चाहिए, अक्षांश, सूर्य पेटी, ऊंचाई और विभिन्न प्रकार के तूफान। ये सब हमारे घटक हैं, कंपोनेंट हैं जो कि वायुमंडल में होना
चाहिए, इन सारी परिस्थितियों को देखा जाए तो दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगना चाहिए। हमने इस वीडियो में उन सारी चीजों को कंपाइल किया है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है और बड़े आराम से आप इसे समझ सकते हैं। जब आप इसे बड़े आराम से समझते हैं तो आप इसे आसानी से अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आए तो। और जब आपको ये समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई व्यक्ति पहली बार चैनल पे आए तो आप उसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।